हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान की 8 की डब्बा पुस्तक लेके आ चुका हूँ, जो आप लोगों को स्कूल द्वारा जो नई बुक मिली है 2024 और 25 की, मतलब जो नई वाली बुक मिली है, तो मैं उसका संपूर्ण सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक का संपूर्ण सोल्यूशन आंसर सहित बताया है, किस प्रकार से आपको बनना है पूरा संपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सामने कुछ प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर किताब दी गई है, जो आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपकी किताब है, वो इसी के आप लोग देख सकते हो अनुक्रम मार्कर दी गई है, ठीक है। तो मैं इस पार्ट में मतलब इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर जो आपके लगा हमारा अतीत इतिहास, ठीक है, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक का, मतलब कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी वीडियो लाऊंगा, वो रहेगी आपके भूगोल की, तो उसमें मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगा। जो तीसरी वीडियो होगी वो रहेगी आपकी, जो आपकी रहेगी राजनीति जीवन से, ठीक, तो वो इसकी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 का संपूर्ण सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि अध्याय 1 ये लिखा, अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो ये आपका अतीत से है, ठीक है। तो हम अध्याय 1 करने वाले हैं। तो सब पता आप लोगों के सामने पहला प्रश्न लिखा है कि भारत में लगभग 800 वर्ष पूर्व किन फसलों का उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। तो कौन से फसल किया गया था, तो गेहूं और जौ का कर दिया गया था। तो आपका जी आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। तो इसका आंसर हो जाता है प्राकृतिक, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ तीसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया गया था। तो सूचना शब्द का किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा में लिखा है, गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था, तो वह कौन सा था। तो वो था मगध, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 4 सही विकल्प कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं 5वां प्रश्न मैंने सही विकल्प बताता हूँ, जिसमें लिखा है ताड़ पत्तों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाता है लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के पूरे सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट को बढ़ने से पहले कक्षा 6वीं वाले स्टूडेंट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक खुशखबरी भी दे दूं। तो कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मान लीजिए इस वीडियो को 10 लोग देखें यहाँ तक, तो सभी लोग चैनल को 10 ही लोग सब्सक्राइब करके ही जाना है। बेटा देखो, सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा आप लोगों को कि जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर सामाजिक बताया, इसी प्रकार से आपकी हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इन सभी की वीडियो मैंने आप इसी चैनल पर डाल दी है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल में भी जाकर देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, और इसके आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। जब आपके पेपर होंगे तो उनके भी सोल्यूशन मिलते रहेंगे। तो आपको समझा पूरी साल में आपको अच्छी तरह से इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा, इसी प्रकार से समझाया जाएगा, ठीक। तो काफ़ी लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं कक्षा 6वीं वाले, आप लोग रह गए थे तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए जैसे भैया ने कर लिया, अब आप लोग कर लीजिए। अब यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो किस प्रकार से भरना। चलिए ये पहला लगा ईसा पूर्व और इसके संबंधी का जन्म से है, तो ईसा मसीह के जन्म से है, ठीक है। दूसरा लगा इंडिया शब्द इंड से निकला है, जिसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका हमने सी वाले में, जिसमें लगा है सतपुड़ा तथा बिंद महापहाड़ियों के बीच को होकर कौन सी नदी निकली है, तो नर्मदा नदी निकली है, ठीक है। अगला आप लोग सामने लगभग 1000 बरस पहले किताब बनाने के लिए कि किसके पत्तों का उपयोग किया जाता है, तो पेड़ों के पत्तों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। अगला आप लोग सामने यहाँ पे कृषि आरंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो हमारे हिसाब से 7000 से 13000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था कृषि का आरंभ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते, सॉरी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ तक आप लोग वीडियो को रुक पूरी तरह से भर लीजिए। अगला आप लोग सामने आते हैं क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला लिखा आप लोग सामने, अतीत के बारे में हमें कैसे जान सकते हैं, यानी अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत कहलाता है पिछड़ा हुआ, नहीं जो निकल गया, ठीक।
देखो, तो हम कैसे जान सकते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि अतीत के बारे में हम इस प्रकार से जान सकते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों, वैज्ञानिक विधियों, सांस्कृतिक परंपराओं, व्यक्तिगत अनुभव, कलाकृतियों और स्मारकों तथा पुनर्निर्माण और पुनः मूल्यांकन के संयोजन का उपयोग करके, ठीक, इन सब का प्रयोग करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को रुक कर इस प्रकार से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें लिखा है हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो जो वर्तमान में हमें किन कौन से साधनों से प्राप्त होती है? जैसे वर्तमान में मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, जैसे मान लीजिए इस समय बड़ी घटना एक हुई थी अपने सामने, कोरोना काल की, ठीक, कोरोना वायरस आया था। तो कोरोना वायरस की हमें पल पल की जानकारी किससे मिलती थी? तो देखो, आत्मकथा, उपन्यास, देवनागरी, चित्रकारी, फोटोग्राफ, समकालीन लेखन, दस्तावेज, अखबार की रिपोर्ट, फिल्म, वृत्तचित्र और हाल के लेख जैसे स्रोतों से परिचित करना। तो इन प्रकार से अपन को क्या वर्तमान की घटना मिलती रहती है। तो इस प्रकार से आपका ये सही आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है पांडुलिपि से क्या आशय है, यानी पांडुलिपि से क्या आशय, यानी पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो देखो, इसका आंसर लिखेंगे पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, ठीक है, तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। आगे समझ, तो इसका आंसर लिख लेना है। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है? तो शिलालेख और अभिलेख में अंतर क्या? तो देखो, शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखी जाती है और अभिलेख पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते हैं। तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो अब इस प्रकार वीडियो को रुककर इसको भी लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार क्यों करते थे? जो प्राचीन काल मतलब पहले लोग जो यात्रा है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो किस प्रकार से करते थे और क्यों करते थे? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, ठीक, जिस कारण वे पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर या पशुओं की पीठ पर रख कर ले जाते थे। इसके अलावा जल मार्गों में आने जाने के लिए भी नाव का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका पूरा आंसर लिख लोगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा है सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखो, सहायक नदी किसे कहते हैं? तो इसमें अभी हाल में मैंने सहायक नदी का नहीं बताया, लेकिन इसकी सहायक नदियों के नाम बता देते हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसके हैं प्रमुख सहायक नदियाँ। तो इन नदियों को आप लोग लिख लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है पुरातत्व किसे कहते हैं? वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? चलिए इसका आंसर लिखेंगे, पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल में के मानव अतीत का अध्ययन है, ठीक। पुरातत्व मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार से लिखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और अच्छी तरह से लिखने में समझ में आ रहा है, पूरी साफ साफ दिख रहा है, तो आप लोगों को कुछ करना, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है इतिहासकारक किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है और लिखता है तथा इससे या उससे इस पर अधिकार माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इतिहासकारक के बारे में लिख सकते हो। इस प्रकार से आपका वीडियो को रोक कर लिख लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा में क्या आशय है? मतलब कि कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे। दो पहले हम लोग कॉमन एरा के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, ठीक। तो लिखो, शब्द कॉमन एरा को अंग्रेजी में बल्गर एरा के रूप में जाना जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों को अलग करने के लिए होता है, ठीक, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों को क्या करता है? अलग करता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक। इसको तो यह इंगित करने का एक आधुनिक तरीका है कि एक बरस पहले या एक बरस बाद है। बिफोर कॉमन एरा का उपयोग कई देशों में और विज्ञान, शिक्षाविदों आदि जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा आंसर हो जाए, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आप लोग सामने एक मानचित्र दिया गया है। उस मानचित्र में आपको जो नदियाँ जो नाम दिए गए वो लिखना है। तो चलिए, तो ये आपका मानचित्र, और मानचित्र में आपका देखो, जैसे मान लो थार का मरुस्थल यहाँ पर है, विंध्याचल पहाड़ियाँ यहाँ पर है, सतपुड़ा एक पर्वत यहाँ पर है, गंगा नदी यहाँ से निकली है, गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है, और पश्चिम घाट आपका जी है,
पूर्वघाट है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी अपनी किताब में लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कोड का पूरा सबको हल कराने जा रहा हूँ। तो ये सामाजिक का अध्याय 2 है, जिस पाठ का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि आपको सामाजिक विज्ञान का ही ये अध्याय 2 है, ठीक है। तो इसमें हम आपको सामने पूरे हल सहित आंसर सहित करने जा रहा हूँ। तो सब प्रथम हम आपके सामने यहाँ पर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आखेटक खाद्य संग्रहों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते थे। जो मान लीजिए जो आखेट खाद्य संग्रह था तो उसमें कौन से औजार थे जो वर्तमान में पाए जाते थे। तो लकड़ी के या हड्डियों के या पत्थर के या कांच के। अब आप लोग बताओ किसके पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर के, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम इसी प्रकार से नए क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था। तो इसका आंसर लोगे अनाज व वनस्पतियों को पीसने से में किया जाता था, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लगा पुरातत्व स्थल ब्रुज होम कहाँ पर स्थित है। जो पुरातत्व स्थल ब्रुज होम है तो वो कहाँ पर स्थित है बताइए। तो बताइए उसका आंसर है असम के, गुजरात के, कश्मीर के, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, ठीक है ना। इसको आपको कश्मीर पर सही टिक कर देना है। चलिए बढ़ते इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लगा है बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था। बसने मीन्स रहने की प्रक्रिया। तो कितने वर्ष पहले हुआ था। 5000 या 8000 या 10,000 या 12,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। चलिए बढ़ते इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है मध्य पाषाण युग को किस नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य पाषाण युग है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम जो जानते हैं मेसोलिथ। कौन सा, मेसोलिथ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने बता देते हैं। तो सब प्रथम रहेंगे आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि हम आपके सामने यहाँ पर कराने वाले हैं। तो पहला ही रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान लिखा है ब्रुज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें हम क्या कहते थे। तो हम कहते हैं गृहवास। क्या कहते हैं हम लोग, गृहवास। तो आप लोग ये वाला लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। अगला रिक्त स्थान देखते हैं। अगला रिक्त स्थान है वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी लोग ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं अनाज पीसने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ओखली लिखना है, यहाँ पे लिखना हमको मूसल है। तो आप इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं जिसमें लिखा है उस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाया। तो कौन से इलाके में, तो मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ एक इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ तथा भोजन खाया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर डी जिसमें लिखा है पशुपालन भोजन का भंडार का एक तरीका है, ठीक है। पशुपालन भोजन का एक भंडार का तरीका है, क्योंकि अपन लोग पशुपालन करते हैं, जैसे बकरी पालन किया अपन लोगों ने, ठीक है। तो उनका हम क्या करते हैं, उन्हें बेचने के बाद उसे खाते तो ही हैं। तो ये क्या भोजन का भंडारण है। अगला देखते हैं। अगला आपके सामने जी वाला क्वेश्चन जिसमें लगा है आरंभिक काल को काल भी कहते हैं। तो कौन सा काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप रिक्त स्थानों की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आप इस प्रकार से इसको पूरा भर लीजिए वीडियो को रोक कर। आया तो चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7 जिसमें लिखा है आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहा जाता था। जो आखेटक खाद्य संग्रह है वो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे ऐसा लिखना है यहाँ से। चलिए इसका आंसर यहाँ से लिखना है अतीत में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे या जाते थे तो उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था या कहते थे। चलिए अगला आप क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता था। तो देखो इन सभी का किन कार्यों में किया जाता था। तो आंसर लिखोगे आरंभिक मानव पत्थरों का, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग मांस काटने, पुल तोड़ने, जानवरों से रक्षा करने और लकड़ी काटने में करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर 9वां
जिसमें लिखा है आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालन बन गया। तो इसका आंसर लिखना आपको इस प्रकार से कि आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पाला, ठीक है, धीरे धीरे भेड़ बकरी गाय आदि जानवर को पालना शुरू किया और इनसे लाभ होने के कारण मानव पशुपालन बन गया। तो ये आपको ऑप्शन का 9 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा था कि आरंभ मानव किस प्रक्रिया का बलूकरण प्रक्रिया कहा जाता है। तो चलिए घरेलूकरण की प्रक्रिया, ठीक। तो इसका आंसर लोगों के द्वारा पौधों को उगाना, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को हम घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जो लोगों द्वारा पौधों को उगाना कहलाते हैं या जानवरों को देखभाल करना वो घरेलूकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग समय है जहाँ औजार पत्थर और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को पोड़ा स्थल कहा जाता है। क्या पोड़ा स्थल कहा जाता है या कहते हैं। चल बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था तो आप लोगों के लिए मैंने पूरी बुक आपके सामने यहाँ पर ला रहा हूँ और साथ ही जब आपके पेपर होंगे तो पेपर भी मैं लेके आऊँगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर पास हो सकेंगे। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी बता दूं अभी आपके पास मौका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लगता, ना आपका पैसा लगेगा ना कुछ नहीं। तो जितने 6वीं वाले कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एक भी अच्छा नहीं छूटना चाहिए। जैसे भैया ने कर लिया, इनका नाम है मुकेश, मुखी ने सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ रीना ने भी कर लिया सब्सक्राइब, भैया आप भी कर लिया। हाँ जैसे आपने भी कर लिया, धन्यवाद। इसी प्रकार से करते जाएं। जी भैया सोचे ही रह क्या करें क्या ना करें, कोई बात नहीं, कर लो जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम लोग लिखेंगे भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लोग आंसर लिखेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कौन से रायसेन जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए प्रसिद्ध है कि क्योंकि इसमें पहले के समय के कई चित्र तथा गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो भीमबेटका है तो वो रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर पहले के ज़माने की जब गुफाएं हुई, चित्र हुए, कलाकार हुई, ये सब वहाँ पर हैं। तो इसलिए ये ऐतिहासिक दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है आखिर तक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे। तो इसका आंसर होगा क्योंकि जब एक जगह का खाद्य पदार्थ खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह खाद्य पदार्थों के लिए जाते थे। मतलब एक जगह का खाना खत्म होगा तो दूसरी जगह के खाने के लिए व्यवस्था में ढूंढने लगते हैं या जुटाने लगते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखोगे नव पसार युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था। जो नव पसार युग था तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस लिए। तो लिखोगे नव पसार युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने तथा अनाज को भरकर रखने के लिए किया जाता था। कि जो मिट्टी के बर्तन थे उन्हें हम खाना बनाते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ उसमें हम अनाज रखने के लिए करते थे। आज इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलें बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। किससे 8 या 10 वाक्य लिखना है। तो मेहरगढ़ के बारे में लिखेंगे हम लोग। तो पहला लिखेंगे हम लोग मेहरगढ़ के बारे में, नंबर 1 डालने लिखेंगे मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नव पसार युग के बहुत से अवशेष मिलते हैं। तो पहला आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लगा यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हुए हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ हजारों छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर कहते हैं हजारों छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चौथा देखते हैं। चौथा है यह वह क्षेत्र है जहाँ पहली बार खेती की गई थी, ठीक। तो यहाँ पर सर्वप्रथम फिर खेती की गई थी। पाँचवा यहाँ पर वर्गाकार या आयताकार घर बनाए गए थे। तो यहाँ पर क्या है वर्गाकार या आयताकार घर बनाए गए थे। फिर छठवां यह बोलन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर। बोलन नदी की, ठीक है। अगला सातवां मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन स्थान है। जगह पर तो पाकिस्तान में है। और फिर मेहरगढ़ में कई दफन स्थल भी मिले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो 8 ही आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। वीडियो को रोक लिख भी सकते हो।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है दिए गए रेखा चित्र को मानचित्र में दर्शाना है। दिए गए मानचित्र है उनको जो नाम दिए गए हैं इनको हमें इस चित्र या मानचित्र में दर्शाना है, जैसे नाम दिए गए हैं। तो नाम किस प्रकार से दिखाएं, तो दो पहला तो हम लोग जैसे यहाँ पर लिखा था कोल्हेड़ा, तो ये लगा, तो यहाँ पर यहाँ पर महागढ़ यहाँ पर है, ठीक है। इसी प्रकार से भीमबेटका भेटका जी है, नर्मदा नदी जी है, कृष्णा नदी जी है, ठीक है। फिर इसके बाद मुंबई यहाँ पर है, कुन्नुल गुफाएं जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हुंडली यहाँ पर, हुल्लू यहाँ पर, कावेरी नदी यहाँ पर, ब्रह्मगिरी यहाँ पर, पेशमपल्ली यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक रुक कर पूरा पूरा अच्छे से भर लेंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है, यहीं तक हो गया। तो नेक्स्ट आपका पार्ट तो सर्वप्रथम आप लोग देख लीजिए, ये अध्याय 3 है जो आप लोग देख सकते हो, कक्षा 6वीं का अध्याय 3 सामाजिक आरंभिक नगर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पाठ का नाम दिया गया अध्याय 3 आरंभिक नगर। चलिए तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इसके पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है, हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। तो नगर दुर्ग है या महान स्नागार है या अग्निकुंड या कुआं। तो इसका सही आंसर होगा महान स्नागार, यानी कि आपका बी वाला जी वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था तो वो कौन 3 भागों में विभाजित था, तो वो था धोलावीरा, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले का बी और दूसरे का बी सही आंसर है, जो कि आप इस वाले यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब कि करना होता है मिलान कीजिए, मतलब कि सही जुड़ियाँ मिलाइए। तो चलिए तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जुड़ियाँ, चलिए कैसे मिलाते हैं। तो पत्थर और शंख का मिलाना प्राकृतिक वस्तु है, फेंस का मिलाना कृत्रिम वस्तु है, पत्थर की मुहर से मिलाना हड़प्पा, मन का चमकाना है विशेषज्ञ कान। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सुमेलित मिलान भी कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था तो उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर लिखना आप लोग क्या कि जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण और बाढ़ उपयोग सभी। तो जी उपयोग सभी, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर कि नीचे दी गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर तराशकर इनके बीच में छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। तो क्या बनाया जाता था। अगर आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मनके, ठीक है। मनके जो है जो आपके जो पत्थर थे और जो इनको पत्थरों को क्या काट कर उन्हें तराश कर उनमें छेद करके धागा डाल दिया जाता, फिर उन्हें क्या बनाया जाता, मनके बनाया जाता है। तो ये मनके इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है छठवां देख रहे हैं। तो छठवां है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले देखते हैं रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए किसका उपयोग करते थे। तो लकड़ी के हलों का। हल तो आप लोगों ने देखे होंगे जो बैलों द्वारा चलाए जाते हैं, तो लकड़ी के हलों का उपयोग करते थे। फिर आप लोग सामने ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा। तो नगर दुर्ग कहा। क्या कहा, नगर दुर्ग। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लेना है दूसरे वाले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में खेती की जाती थी। तो कपास की खेती की जाती थी, तो कपास लिख देना है। फिर अगला आप लोग सामने आया शराबती के एक उम्मदी नदी किनारे कौन बसा है। तो लोथल बसा है। कौन सा, लोथल नगर बसा था। फिर अगला है लास्ट, जिसमें लगा है फेंस से मनके चूड़ी वाले छोटे छोटे बनाए जाते। तो यहाँ पर फेंस लिख देना, ठीक है। तो इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखी है, ठीक है। तो 2 विशेषताएं लिखनी है। तो चलिए हम इनके 2 विशेषताएं लिख दिए। तो पहली विशेषता लिखेंगे, इसमें तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर लिखोगे पुरातत्वविदों को तांबे और कांसे के औजार, हथियार और बर्तन तथा सोने की चांदी की गहने प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है
हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। तो पहला व्यवस्था लिखेंगे विशेषता, इन नगरों के घर 1 या 2 मंजिला थे, ठीक है। और फिर दूसरा लिखेंगे हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था उत्तम थी, मतलब कि अच्छी थी। तीसरा लिखेंगे कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो क्या लगेंगे, कुछ घरों में कुएं होते थे। तो हमने 3 पूछे, 3 की 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 विशेषताएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखी। जो हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन था तो उनकी हमें क्या विशेषताएं लिखनी, 3 विशेषताएं लिखनी। तो 3 विशेषता कौन कौन लेंगे, तो पहला लिखेंगे हड़प्पा काल में लोग खास इमारतें बनाने में जुटे रहते थे। यहाँ के ऐसा लिखना है, हड़प्पा काल में लोग खास इमारतें बनाने में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक दूर दूर के आगे लिखना है, यहाँ से दूर दूर बहुमूल्य वस्तुओं को मंगवाते थे। यहाँ शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर लिखेंगे कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो हम लोग मतलब कि जो अपने आप मिले उन्हें हम कच्चा माल कहते हैं, जैसे मिट्टी, सीप, ठीक है। तो इसे हम कच्चा माल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातुओं से परिचित थे, उनका आयात वे किन किन विदेशों से करते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो कौन कौन सी चीजों धातु से परिचित थे, उनका आयात वे कहाँ से कौन कौन विदेशों से करते थे। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, चांदी आदि धातुओं से परिचित थे, ठीक है। इनका आयात वे राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक, गुजरात आदि प्रदेशों से इनका आयात करते मतलब लाया करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे। जो आरंभिक नगर के लोग थे तो भोजन में कौन कौन सी चीजें खाते थे या मतलब उपयोग करते थे। तो उसका आंसर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने में अनाज के रूप में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों और दूध की मछली, हिरण आदि का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है हड़प्पा सभ्यता की कृषि का एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो हम वर्णन करेंगे तो इसमें लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर और इसके आगे हुए धान, तिल और सरसों आदि को कृषि के रूप में उगाते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों के आदि को पालन करते थे, पशुपालन करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका भी आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए, जो कि आप लोग वीडियो को रोक रोक कर पूरा लिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है हड़प्पा कालीन नगरों यानी धोलावीरा तथा लोथल की प्रमुख विशेषता लिखनी है। तो इनकी प्रमुख विशेषता हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम धोलावीरा हेडन डालेंगे इसके बारे में। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी, ठीक है। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। इसके चारों ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी, ठीक है जी। उसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। फिर लोथल में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, ठीक है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तो इस प्रकार से आप लोग लोथल का भी पूरा आंसर लिख लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा दिए गए रेखा चित्र मानचित्र को दर्शाइए। तो इसका आंसर ये लिखना है। तो मतलब इसका आंसर ये है कि जो मानचित्र दिया गया अपने इसमें तो इनको जो नाम दिए गए इनको हमको लिखना है, भरना है। तो ये आपके सामने चित्र है, इस चित्र को हम इस प्रकार भरेंगे। तो पहले हम लोग हड़प्पा लिखेंगे तो हड़प्पा अपना यहाँ पर आ जाएगा, गोलीबाल से यहाँ पर आ जाएगा, मोहनजोदड़ो यहाँ पर, चंदूदड़ो यहाँ पर, सुरुकोदा यहाँ पर आ जाएगा, लोथल यहाँ पर आ जाएगा, कालीबंगा यहाँ पर और राखीगढ़ी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट क्रमानुसार जमा सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग प्रकार से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान की 8 की पुस्तक का अध्याय का संपूर्ण सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक। मैं इसे दोबारा इसलिए बोला है ताकि आपको किसी भी कन्फ्यूजन रहे। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है वैदिक काल में सोम शब्द का अर्थ एक अर्थ है जो था देवता का नाम, पौधे का नाम, स्थल का नाम या समुद्र का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे का नाम, यानी बी ऑप्शन आपका सही है जी। बी वाला सही है, इसको आपको ट्रैक करना है, पौधे का नाम, ठीक है। दूसरा लिखा है सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अर्थवेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ऋग्वेद, मतलब कि आपका ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो पहले का बी है, दूसरे का ए है। तो ये आपके इस बिल्कुल सही में सही आंसर हो जाते हैं।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है किस वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी? तो ये था भुज, भुज के वृक्ष पे, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। वृक्ष मीन्स क्या होता है? पेड़, तो भुज का पेड़, ठीक आएगा समझे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है दिए गए चित्र में महापाषाण कब्रों से लोहे का कौन सा सामान मिलता था? तो ये है क्या? ये कब्रों में से निकाले जाते थे तो क्या मिलता था? तो देखो लोह मतलब कुल्हाड़ियाँ मिलती थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, गहने मिलते थे, तो ये सब चीज़ें मिलती थी। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी दिया गया है तो मैं कुल्हाड़ी कर लूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषाएं बोली थी। ये कहाँ की थी? तो ये भारत की थी। तो यहाँ पर आप लोग भारत पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने प्रश्न उत्तर, ठीक है। प्रश्न उत्तर में जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। सब प्रथम क्या है? रिक्त स्थान। तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले हैं। तो पहला लिखा है महापाषाण कर्वें बनाई गई थी लगभग कितने साल पहले बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 साल पहले। तो पहले वाली खाली स्थान में आपको 3000 भर देना है। दूसरा लिखा है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और यहाँ पर शरीर की हड्डियों को जोड़कर पूरी हड्डियाँ कितनी 360 बताई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ऋग्वेद की प्रार्थना में भजनों और गंगा यमुना सरस्वती नदियों का उल्लेख किया गया है। तो हम इस पर कर लेंगे। चौथा देखते हैं। चौथे में लिखा है कि शिलाखंड को हम प्रचंड खंड या चट्टान के नाम से भी जानते हैं, तो प्रस्तर खंड के नाम से भी जानते हैं। आज में ये भी लिख देंगे। फिर आपके सामने जिसमें लगा प्रसिद्ध वेद चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता का नाम भी दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 की आपकी ये पूरे 5 आपकी रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से भर भी सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, पहले हुई थी? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोककर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लगा है सूक्त से आप क्या समझते हैं या सूक्त से क्या आशय है? तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग इस प्रकार से ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं, ठीक है। क्या है? जो ऋग्वेद में जो प्रार्थना लिखी जाती है उसे हम सूक्त कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब कि बोलना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट हो जाए, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन 9 जिसमें लगा है ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल पर उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर लगेगा भ्रज वृक्ष की छाल पर। तो ये आपका सही आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है दास या दस्यु किसे कहा जा गया है? तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है, और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर है लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा था ऋग्वेद प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख किया गया? जो ऋग्वेद था उसकी प्रार्थना कौन किन नदियों का? तो सभी को पता है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में प्यास और सतलुज नामक 2 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी आंसर कंप्लीट कर लोगे। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा था महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? तो इसका आंसर लिखोगे महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना आदि कार्य किए जाते थे, जो कि आप लोग वीडियो को रोक इसका भी आंसर कंप्लीट पूरी तरह से अच्छी आसानी से लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को उस पर कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोगों को सामने एक जानकारी दे दूं। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। तो 6वीं वाले जितने भी हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो पेपर होंगे त्रिमासिक परीक्षा उनके लिए मैं पेपर लेके आऊँगा, तो ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो। जिनको पेपर चाहिए वही सब्सक्राइब करें, जिनको नहीं चाहिए वो सब्सक्राइब ना करें। तो बहुत से लोगों ने कर लिया, अगर आप लोग चाहते हो तो कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा था इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है इनाम गाँव में पुरातत्वविदों को किन किन खदानों के बीज मिले हैं उनके नाम लिखिए। तो देखो कौन कौन से मिलेंगे? गेहूँ मिला, जौ मिला, चावल मिले, दाल मिले, बाजरा मिला, मटर मिली और तिल की आदि के बीज मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लगा है
लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जा सकता है? तो इसका आंसर लोगों की असामाजिक स्थिति की असमानताओं को का पता कंकाल के साथ पाई गई चीजों से लगता है। कुछ कंकालों के साथ सोने चांदी की चीजें मिली हैं, तो कुछ कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन। तो इस प्रकार से इसका पता लगाया जा सकता है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर अच्छी तरह से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? तो इसका आंसर लिखोगे युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो जो लोग युद्ध में जो सोना चांदी जीत जाते थे, तो उनका बंटवारा किस प्रकार से होता, जो कि आप लोग इस प्रकार से देखते हो, इस प्रकार से होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 तक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं की 1 पुस्तक का सामाजिक का पार्ट आपका ये कितना अध्याय आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो यहाँ पर सब रहेंगे सही विकल्प, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सही विकल्प में आपको कुछ नहीं करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको एक को सही करना है। तो पहला लिखा है चित्रित यानी कि चित्रित धूसर पात्रों का चित्रकारी सामान्य पक्षी की जाति है। मतलब कि जो होता है जो चित्रित धूसर पात्रों का चित्रकारी सामान्यतः पाई जाती है। तो किसे पाई जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, रेखाओं और ज्यामिति की आकृति। मतलब कि जी आपका सही आंसर है, जी वाला डी वाला है सर, रेखाओं और ज्यामिति की आकृति। ठीक है, तो पहले का हो जाए डी। दूसरा लिखा लोहे की फाल का जुताई में और धान के पौधों की रोपाई में उपयोग की किस काल में आरंभ हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था, सी ऑप्शन सही है, महाजनपद काल में थी, महाजनपद काल में हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा है। तो तीसरा लिखा है यहाँ पे, हम पढ़ते हैं। तो तीसरा लिखा महाजनपद काल के सॉरी मैंने हाँ, तो यहाँ पर लगा महाजनपद काल के राजगृह और पाटलिपुत्र किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने आप हो जाएगा सी ऑप्शन बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा वस्तु ने यानी सही विकल्प चौथे बहु विकल्प में लिखा है यहाँ पे गढ़ या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? तो किस राज्य की विशेषता थी? तो ये थी आपकी बी वाला हो जाएगा बज्जी। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लगा वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना कार्य करता था। तो कौन करते थे? इसमें हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक, कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर 5 आपके वस्तु ने प्रश्न सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहले लिखा है यहाँ पर 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा कौन था? मतलब कि कौन है? तो मेसिडोनिया के राजा थे सिकंदर महान, जो विश्व से विजय करना चाहता था। ठीक है, तो इसमें आप लोग सिकंदर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है महाजनपदों के राजा विशाल कैसे किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो आपका ये वाला दूसरा वाला सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग के सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जिसमें लगा है क्षत्रियों का काम युद्ध करना और सुरक्षा करना होता था। तो यहाँ पर हम लोग सुरक्षा भर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर जिसमें लगा है लगभग 200 सालों के भीतर मगध, यहाँ पर मगध भारत ना सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर जिसमें लगा दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ बौद्ध धर्म भर देंगे। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रुक पूरा का पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाला राजा युद्ध क्यों करना पड़ता था? तो चलो देखो इसका आंसर देख लेते हैं। ये है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला राजा जब अश्वमेध यज्ञ करने के वाले राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लोगे। आगे क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा है जनपद का अर्थ लिखिए। तो जनपद क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखो जनपद हम भी देखते हैं जनपद क्या है। तो है जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ठीक है, क्या है? जो जनपद होता है उसके शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद प्राचीन भारतीय प्रशासन व्यवस्था का एक इकाई था जो एक निश्चित भूखंड क्षेत्र को कहा जाता था। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से पूरा का पूरा वीडियो को रुक अच्छी तरह से लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता था? जो पुरातत्वविदों के थे उनकी जो मतलब खुदाई होती थी तो वैसे उनसे मतलब जनपदों को मतलब कि कौन सी बातें पता चलती थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पुरातत्वविदों की खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, वे चावल, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी
उगाते थे। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोकेंगे, पूरा पूरा अपना लिख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और 3 वाक्य लिखना। आपको जो चित्र दिया गया है तो चित्र को आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। इसके बाद आपको 3 वाक्य भी लिखने हैं। चलिए कौन से 3 वाक्य तो हम आपके सामने यहाँ पर बता देते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ 3 वाक्य जो कि आप लिखोगे। एक ऐतिहासिक यानी तो यह एक ऐतिहासिक यानी कि पुराना कटोरा है, ठीक है, और इसके ऊपर पेंटिंग की गई है, ठीक, पेंटिंग भी है। यह तांबे या कांसे का है। तो 2 में से किसी का। तो अब इस प्रकार से 3 वाक्य भी आप लोग भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लगा है महाजनपद किसे कहते हैं। प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखे थे। तो महाजनपद किसे कहते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन लिखोगे, करीब 500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जैसे मगध, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, राजगढ़, वैशाली आदि। तो ये क्या है, ये महाजनपदों के नाम है, ठीक है। वो बाकी आप लोग जानते हो महाजनपद किसे कहते हैं, वो आपने लिख लिया। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को देखकर पूरे के पूरे आंसर कंप्लीट लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा महाजनपदों के राजा का क्यों वसूलने लगते थे। यानी जो महान जनपदों के राजा थे तो कर क्यों वसूलने लगते थे। तो इसका आंसर लोगों के महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लोगे। आगे आप लोग के सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखना है। जो मगध साम्राज्य थे तो उनके प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो लोग मगध के में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु हुआ थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आपके लिख जाएंगे और आप लोग लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। जो महाजनपद काल था उसमें कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आए, तो वे कौन कौन से आए। तो इसका लिखोगे, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन है। एक तो हल के फाल लोहे के बनने लगे, जिसके कारण कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता है। इस कारण फसलों की उपज में वृद्धि हुई। तो इसका आंसर जी हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा है गढ़ या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। तो इसका आंसर लोग, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्यों को एक साथ संपन्न करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका वीडियो को रोक पूरा पूरा आंसर लिख देंगे। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लगा मगध के नजदीक कौन सा राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी। चलिए इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खुशखबरी भी दे दूँ। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोग की किताब भरने ही वाली है। इस प्रकार से आप लोग पार्ट भी नंबर बना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। जितने भी लोग देंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताओ आप लोग सामने अध्याय 6, जहाँ पर लगा नए प्रश्न नए विचार, ठीक है। तो अध्याय 6 में आपके पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो हम इसका संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से 5 तक नहीं भरा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग बाकायदा भर सकते हो। वीडियो पूरी कंप्लीट डाल चुकी है, ठीक है। चलिए तो जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने प्रश्न पहला है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था। तो इसका आंसर हो जाएगा सा के गढ़ से, ठीक है। दूसरा लगा है विनय पटका नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है, तो इसमें बी हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के नियम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पहला और दूसरा आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे में देखते हैं। तीसरा प्रश्न लगा है भारतीय दर्शन पद्धतियों के संस्थापक एवं प्रतिनिधित्व कौन सा समूह सही है। तो इसमें हो जाएगा गौतम न्याय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर चौथा, जिसमें लिखा है वर्तमान समय में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा किस स्थान पर लिखी गई थी। तो ये लिखी थी पल्लवी में, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है वानप्रस्थ से संबंधित है। जो वानप्रस्थ है वो कहाँ से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों को आ जाएगा वेदों का अध्ययन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आपके सामने क्वेश्चन 1 से 5 तक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पर सही रिक्त स्थान कंप्लीट भरेंगे, किस प्रकार से भरने वो भी आपके यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले देख लेते, पहला लिखा है का शाब्दिक अर्थ गुरु सीमा बैठना होता है। मतलब किसका अर्थ होता है। तो इसमें अंत्यवासी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, गुरु के समीप बैठना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है यहाँ पे भारत आने वाला चीन बौद्ध यात्री कौन था। तो इसमें हो जाएगा इंत सिंह। कौन था, इंत सिंह, जी लिख देना दूसरा वाला। चलिए तीसरा लगा आप लोग सामने सी, जिसमें लगा है महायान की नई धारा विकास धर्म में हुआ। कौन धर्म का, तो बौद्ध धर्म में हुआ। तो आपका तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन रिक्त स्थान चौथा, जिसमें लगा न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो ऋषि अक्षपाद ने की थी। तो अक्षपाद लिख देंगे। अगला आप सामने यहाँ पर 5वां, जिसमें लगा हुआ जैन शब्द का अर्थ होता है। जैन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसमें हो जाएगा
विजेता। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भी 5 ही 5 के 5 आप रिक्त स्थान पूरी तरह से सही हो जाते हैं, जो कि आप लोग अपनी किताब में भर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को रुक रुक कर भी भर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर लिखना बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ठीक है, कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर जी वाला आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। तो प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था, इसका आंसर लिखना है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया गया था, जो कि आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, बाकायदा वीडियो को रुक कर लिखते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं थी, क्या थी। तो उनके लिखना, तो हम लोग गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं जी थी। पहले लिखोगे गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने की शिक्षा दी थी। ठीक है, कि अपन को दयावान बनना है। दूसरा है आत्मसम्मान अपना का चेष्टा से मुक्ति पाना है, मतलब कि चेष्टा मीन्स होती है लालसा। तो लालसा से हमें क्या मुक्ति पाना है, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा लालसा बनी रहती है इस चीज की, कुछ चीज की। ठीक है, तीसरा है मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, मतलब जो अपन जैसे मनुष्यों का तो आदर करते हैं, साथ ही साथ जानवरों का भी आदर करना है, क्योंकि उनमें भी जीवन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 3 आपको ये प्रमुख उनकी शिक्षाएं लिख लेनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा आपके सामने यहाँ पर उपनिषद के किन विचारों का संकलन है। जो है उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत करने का संकलन है। ठीक है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वभाव है लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है। जो जैन धर्म के जो 24वें होते हैं 24 आपके जो तीर्थंकर का क्या नाम है, तो उसका नाम लिखना है। तो चलिए हम उसका नाम देते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग यहाँ से जैन धर्म के 24वें तीर्थस्थल तथा अंतिम तीर्थस्थल वर्धमान महावीर थे। कौन थे? वर्धमान महावीर थे। ठीक है, इसका आंसर जी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा बिहार से क्या आशा है। जो बिहार है से क्या आशा है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। इसका आंसर लिखना है वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन बोर्ड के भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हम बिहार कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है जी आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी। तो इसका आंसर लिखो गार्गी ऋषि बचनु की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षा विदों की प्रति विशेष रुचि थी। ठीक है, गार्गी अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवादों में भाग लिया करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, जिसमें लगा नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी प्रसिद्धि के क्या कारण है। तो इसका आंसर लिखना चाहते हो तो इसका आंसर यहाँ से होगा इस प्रकार से, जिसमें लिखोगे सर्वप्रथम कि नालंदा की प्रसिद्धि के कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला लिखोगे नालंदा के शिक्षक को योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। जी, जो नालंदा के जो शिक्षक थे वो योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। नंबर दूसरा लिखोगे बुद्ध के उपदेशों के पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। जो बुद्ध जी ने जो मतलब कि उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका पूरी तरह से पालन करते थे। तीसरा लिखोगे मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। जो मठ हैं उनके नियम जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन भी थे और सख्त थे, जिनको सभी लोग मानते थे। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति स्थापना किन ऋषियों द्वारा की गई थी। जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं उनकी जो मतलब की स्थापना हुई थी, तो किन 6 मतलब कि ऋषियों द्वारा की गई थी। तो 6 ऋषियों के नाम लिखना है। तो मतलब भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन प्रकार हुई थी। तो पहला लोगों के ऋषि गणद, गौतम कपिल, पतंजलि और व्यास द्वारा की गई थी। तो इसके आंसर आप लोग इस प्रकार से पूरे बारी से लिख सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है
यानी कि लालसा जिसको हम बोलते हैं तेष्टा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि लालसा से हम किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ। कक्षा छठी वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सामने जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उनके लिए भी मैं पेपर लेके आऊँगा, मॉडल पेपर, जिससे आप लोग अच्छी तरह से पास हो जाओगे, अच्छी डिवीजन आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ठीक, अगर जिन लोगों को पेपर चाहिए वही लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही आपको 8 ग्रेड पुस्तक की पूरी संपूर्ण सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसलिए मान लीजिए आपका ये चैनल आपके लिए काफ़ी साल भर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा छठी वालों ने काफ़ी लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो एक बार वो कर लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो जिसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। लालसा से हम इस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें जिस चीज़ की लालसा है उसके बारे में सोचना एवं देखना बंद करना होगा, और अपने ऊपर भी एक कंट्रोलिंग करनी होगी, मतलब कि वो बनाना होगा कि हम उस चीज़ की ओर आकर्षित ना हो। ठीक है, करनी होगी ताकि हम उस लालसा की उस चीज़ की ओर आकर्षित ना हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग लालसा के ऊपर पूरा इस प्रकार से मुक्ति पा सकते हो लालसा से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आ पाए, ये आपका पूरा मतलब कि आपका कक्षा छठवीं का 8 ग्रेड व्यवस्था सामाजिक का, ठीक है, पार्ट आपका जी 6 कंप्लीट होता है। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे आप लोग सामने अध्याय 7 है, और जो आप लोग देख सकते हो जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। जो मतलब कि जो चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक थे तो उनका आपसी संबंध क्या था। तो मोसार वंश दादा पुत्र थे, या नाग वंश के पिता पुत्र दादा, गुप्त वंश के दादा पिता पुत्र, कंस वंश के पिता पुत्र दादा। तो अब आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। जिन लोगों को नहीं पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने पहला वाला सही हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें लगा है मोर वंश दादा पिता पुत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। जो मतलब कि मौर्य साम्राज्य था उसमें मध्य एशिया था, उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग में कौन कौन क्या पड़ता था, मार्ग में क्या पड़ता था। तो बताओ पाटलिपुत्र पड़ता था, या उज्जैन, या तक्षशिला, या गिरनार। बताओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर तक्षशिला। क्या हो जाएगा, तक्षशिला, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर जेवाल, जिसमें लगा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि सम्राट अशोक के समय, क्या लिखना है यहाँ पर, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। जो मतलब सम्राट अशोक थे तो उनके समय कौन सी भाषा थी और लिपि थी। तो आप लोग इसका आंसर देंगे इस प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत और देवनागरी, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है मेंगनिस्तीन ने 570 बुर्ज सोलह द्वारे वाले किस मूरकालीन नगर का वर्णन किया था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। तो कौन सम्राट थे, तो बेटे आपके अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। तो आपको अशोक पे क्लिक कर देना है। वो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो उत्तर लिखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब चैनल लगा जो हमने, वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मैंने लिखे नहीं, आपको ओनली आंसर बता दिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ। कक्षा छठी वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं सामाजिक 8 ग्रेड व्यवस्था बता रहा हूँ, इसी प्रकार से मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन आपके 8 ग्रेड व्यवस्था बताई है। साथ ही जो आपके पेपर होंगे उनके भी मैं संपूर्ण सॉल्यूशन लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को पेपर अच्छी तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते थे क्वेश्चन इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को, जब हम रिक्त स्थान करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला रिक्त स्थान में लिखा है अशोक के ज्यादातर अभिलेख। तो आप लोग यहाँ पर प्राकृतिक भाषा और प्राकृतिक शिलालेख भर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर कि धर्म संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप क्या है। तो इसमें लिखना आपको धर्म, क्या लिखना है, धर्म लिख देना है। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर शिवाला, जिसमें लगा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और राजा के जब अधिकारों के का नजर रखती है, तो वे कौन कहलाते हैं। तो इसका आंसर अभी हाल में मैंने इसका लिखा नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो लिख लीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने सर मैम से भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता। अगर मैं यहाँ पर गलत बता देता तो आपका गलत भी हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैं गलत नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी सर मैम स्कूल से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन जब लगा चाणक्य के कई विचार हमें कौन सी किताब में मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र किताब में मिलते हैं। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें लगा चंद्रगुप्त के दरबार में यूं आने यात्री थी। तो ये था मेगस्थनीज। ठीक है, तो मेगस्थनीज था जो यात्री था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके ये रिक्त स्थान एवं सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को ही हम आंसर देंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, ठीक है। तो किस व्यक्ति द्वारा की गई थी वो उसका हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से यहाँ से लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीख कर रखना है। इसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई थी, ठीक है। इनमें साथ की नहीं थी, चाणक्य ने की थी, जिसका कौटिल्य नामक विद्यार्थी बुद्धिमान थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नहीं की सहायता भी की थी। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कंप्लीट लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखना है। तो मौर्य वंश में कौन कौन से राजा थे, तो मौर्य वंश के राजा के नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो ये क्या है, मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है इसमें लिखा है मौर्य काल का तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्ध के क्या कारण थे। जो मौर्य काल में जो तक्षशिला था तो उसकी प्रसिद्धि के कारण लिखना बन को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, मठ आदि थे, ठीक है। फिर से आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यह दोनों विश्वविद्यालय अपने इन्हीं महत्व के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यह प्राचीन भारत के एक ऐसे शिक्षा केंद्र थे, वैसे उस समय पूरे विश्व में नहीं थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका वीडियो को रोक कर पूरा आंसर लिख लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखनी। जो मौर्य साम्राज्य था उसमें प्रशासन की क्या विशेषताएं थी, तो इसका आंसर होगा मौर्य साम्राज्य में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई, ठीक है। कौटिल्य में राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित हुई थी। राजा अमाल्य जनपद दुर्ग कोप सेना और मित्र थे। तो इस प्रकार से आप लोग इनके आंसर अपने वीडियो में मतलब वीडियो को रोक अपने पुस्तक में लिख सकते हो, ठीक है। अब तो आप लोग कर लोगे ना आसानी से, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाते थे। तो जो सम्राट अशोक थे तो वो अपनी आवाज़ को जनता तक किस प्रकार से पहुंचाते थे। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जी, जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया। मतलब कि कौन से युद्ध के बाद कोई युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। तो इसका आंसर हुए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध, कौन सा युद्ध था, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विसर्जना हो गई थी। तो आप लोग जानते हो जैसे कि अशोक थे कलिंग युद्ध लड़ा था उन्हें अंतिम बार, फिर इसके बाद उन्हें युद्ध नहीं लड़ा, जो कि आप लोग देख सकते हो क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि इसमें उन्हें मतलब युद्ध जनित से हिंसा हो गई थी और खून खराब देख कर उन्हें घृणा हो गई थी। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट लिख लोगे। चलिए इस प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर, जिसमें लिखा है करबाद नजराज में अंतर लिखिए। करबाद नजराना में क्या लिखना है, कर में तथा नजराना में अंतर लिखना है। तो इसका आंसर हुए कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है, और वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो शिक्षा से इसे देते थे। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो इसका आंसर लिखोगे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कौन युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया, ठीक है। उसने इस सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा आदि कार्य करवाए। तो उनके ये 2 संदेश थे, ठीक है, सम्राट अशोक की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए। जो अशोक सम्राट थे उन्होंने जनहित में कौन कौन से कार्य किए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकेंगे और पूरा का पूरा इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है।
अब आप लोगों को जो भी समझना वो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आप लोग सामने एक मानचित्र दिया गया है। उस मानचित्र में हमें जो नाम दिए गए हैं नीचे, इन मानचित्र को दर्शाना है, इन नामों को दर्शाना है, वह लिखना है। तो चलिए इसके नाम देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने थे, तो आप लोग यहाँ पर तक्षशिला लिख देना है, यहाँ पर लुमंदिनी लिख दी है, यहाँ पर पाटलिपुत्र लिखना है, यहाँ पर कौशाम्बी, यहाँ पर सांची, यहाँ पर गिरगार, उज्जैन, सारथा, कोलिंग। तो इस प्रकार से आप लोग बाकायदा चिन्ह के तरीके लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा मानचित्र कंप्लीट हो जाता है। वो आपका ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो इस चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा अध्याय 8 और ये आपका गांव, शहर और व्यापार, ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो पहला विकल्प लिखा है दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो दक्षिणा पथ के स्वामी थे तो उन्हें किन्हें कहा जाता है? मौर्य को, या चोल को, या सातवाहन को, या कुषाण को। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है, सातवाहन। इस पर आपको टिक करके और यहाँ पर जो उत्तर लिखाना है यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर दूसरे में लिखा है बोरी गाजा जो भरूच या यूनानी नाम है वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने तीसरा, जिसमें लिखा है संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो संगम का अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लोगे, पूरे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है मथुरा के अभिलेखों निम्न में से कौन सा उल्लेख नहीं मिलता है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपका हो जाएगा इसमें बैंकों का धन और निवेश का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है कृषि के विकास में सिंचाई के लिए साधन थे। जो कृषि है उसको हम सिंचाई करते हैं, यानी पानी डालते हैं, तो उसके लिए कौन से साधन है? तो उसके लिए हो जाएगा आपका ए और बी, क्योंकि ए में लिखा आपका नहरें व कुआं, बी में लिखा तालाब तथा कृत्रिम जलाशय। तो मतलब आपका ए और बी दोनों सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका भी सबको सोल्यूशन मिल जाएगा, और इसी प्रकार से आपको सभी बुकों का भी सोल्यूशन मिलता रहेगा, वो आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम रिक्त स्थान रहते हैं, तो रिक्त स्थान में जैसे यहाँ पर लगा है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को साहित्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। यहाँ पर संगम लिखना है। दूसरा लिखा है यहाँ पर ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते हैं जिन्हें हम गृहपति कहते हैं। तो यहाँ पर हम भर देना। अगला दूसरा, जिसमें लगभग 2000 साल पहले मथुरा, यहाँ पर कहना मथुरा भर देना, जो कुषाणों की राजधानी बनी थी, ठीक है। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें लगा कपड़ों के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर है। जैसे कि उत्तर में कौन है? कानपुर, और दक्षिण में हो जाएगा आपका मुंबई। तो यहाँ पर मुंबई भर देना है। आगे लिखा है काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में नाम से बुलाते हैं। तो काला सोना लिखना है यहाँ पर, काला सोना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 3000 वर्ष पहले। कितना? 3000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये आपका पहले के साथ में का आंसर हो जाएगा। 8वां लगा है ग्राम भोजक कौन होते हैं? जो ग्राम भोजक होते हैं कौन होते हैं? तो इसका आंसर लिखोगे, ऐसा लिखना है देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है, ठीक है। जो गांव का प्रधान मतलब कि प्रधान होता है उसे हम ग्राम भोजक कहते हैं। अक्सर एक ही परिवार के लोग उस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला 9वां, जिसमें लिखा है बेरी गाजा, यानी कि बेरी गाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ बेरी गाजा से जो वस्तुएं मतलब कि निर्यात की जाती हैं तो वो कौन कौन थी? तो इसका आंसर लिखोगे बेरी गाजा से हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निनियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्यादि यहाँ पर निर्यात किए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन 9 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आहत सिक्कों से क्या आशय है? तो इसका हुए आहत सिक्के समानता आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते हैं। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते हैं। आहत सिक्कों में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो को रुक के इतना पूरा कंप्लीट लिखने ही आपका क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है उनका नाम लिखिए। जो मथुरा अभिलेख है उनमें किन कामगारों का उल्लेख किया गया था उनके नाम लिखने हैं। तो मथुरा अभिलेख में देखो सुनाए, लोहार, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, बनाने वाले,
इन सभी कामगारों का उल्लेख मिलता है। जैसे सुनार हुआ, लोहार हुआ, बुनकर हुआ, इन सभी का क्या उल्लेख मिलता है। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक के इसको ही लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा है उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता है। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ से लिखना है, यहाँ से उत्तरी काले चमके पात्र एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाली तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी की बातों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणाम ये बन जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है अमीरा का मेरू पत्तन का वर्णन कीजिए। जो अमीरा का मेरू पत्तन है उसका वर्णन करना है। तो किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है, जिसमें आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेरू एक पतन था। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो सामान्यतः गोदाम रहा है। यहाँ भ्रमत सागरीय क्षेत्र एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है समुद्री तटीय राज्यों की प्रमुख विशेषता लिखनी है। तो समुद्र तट के किनारे जो राज्य हैं तो उनकी प्रमुख विशेषता लिखने किस प्रकार लेंगे, तो ऐसा लिखना है समुद्री तटीय राज्यों में बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये पहला और दूसरा हम लोग इसका मतलब कि जो समुद्री तट है इनका हम लोग वर्णन कर लेते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लिखा श्रेणी शब्द का अर्थ लिखिए। क्या है श्रेणी शब्द का अर्थ लिखने में, तो श्रेणी शब्द का अर्थ इस प्रकार से लिखना आपको अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम परीक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल विपणन करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ श्रेणी शब्द का मतलब श्रेणी किसे कहते हैं तो इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक 75 पे दिए गए औजारों का चित्र बनाना आपको। ठीक है, और वर्तमान में इसका क्या उपयोग होता है जो ही। तो देखो यहाँ पे मैंने चित्र बनाए हैं, ये आपकी संसी है, यहाँ पर कुल्हाड़ी है, ये हंसिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बना लेना जैसा आपको लगे, लेकिन मैंने ऐसे बना दिए हैं। इनका उपयोग आप लोग इस लोगे इन औजारों का वर्तमान में उपयोग कृषि कार्य, घरेलू कार्य, लकड़ी काटने आदि में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को पूरा लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अध्याय 9 है और नए समाज और राज्य। ठीक है, तो ये आपका नए साम्राज्य और राज्य ये आपके पाठ का नाम है। ठीक है, तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर करके दिखाऊंगा बाकायदा आपको। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर दिए जाएंगे सही विकल्प, जो भी इन सही विकल्पों को आपको अपनी मतलब कि अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, तो पहला विकल्प लिखा है यहाँ पे गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। जो गुप्त वंश थे तो उनके प्रथम शासक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब कि आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर दूसरा वाला जिसमें लिखा है चीनी यानी कि चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्यासांग किसके शासक काल से में भारत आए थे। चीनी यात्री स्वयं थे तो किसके शासन काल में भारत आए थे, तो वो आए थे आपके हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, तो इसमें का हर्षवर्धन हो जाएगा। तो पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का भी सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर इनके सही आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें लिखा है पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो हो जाए व्यापारियों के संगठक का। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है यहाँ पर समुद्रगुप्त प्रशंसा में राजा की प्रशंसा निम्न में से किस प्रकार की गई थी, तो इसमें हो जाए उपयुक्त सभी मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 5वां जिसमें लिखा है दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी थी। जो दक्षिण भारत है उसमें पल्लवों की राजधानी थी तो क्या थी, तो इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन जिसमें कांचीपुरम। ठीक, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके 1 से 5 तक के आपके बस स्टूडेंट प्रश्न यानी सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा छठी वालों ने बहुत से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, नहीं कि उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप कक्षा 6वीं के हैं वो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, इसमें आपका ही फायदा होगा। क्योंकि जो आपके पेपर होंगे वार्षिक परीक्षा या त्रैमासिक या आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी होंगी तो उनके लिए मैं मॉडल पेपर लाऊंगा जिससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी, वो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, आप लोग भी कर लीजिए।
रेगिस्तान में पूर्ति करते तो पहला देखते हैं। तो पहले में लिखा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाण भट्ट द्वारा रचित जीवनी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा हर्षचरित। तो इसमें आपको हर्षचरित भर देना है। दूसरा लगा चालुक्यों की राजधानी है। तो चालुक्यों की राजधानी हुआ ऐहोल थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा है प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्टम राजम राज और नामक विभूति प्रेम की। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। इसमें शकुंतला भर देना है। आपको क्या भरना है? आपको शकुंतला। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन डी वाला जिसमें लिखा है हर्ष का अर्थ होता है, जो हर्ष है तो हर्ष का अर्थ होता है खुशी। तो आपको यहाँ पर खुशी लिख देना है। फिर आप लोग सामने ई ऑप्शन लिखा है चालुक्यों, यानी चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। ठीक है। सही विकल्प होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त हुई है? तो वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त हुई? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर जी रहा है यहाँ पर, जिसका आंसर वंशावली से अधिकांश परिस्थितियां शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जो वंशावली से हम क्या अधिकांश परिस्थितियां शासकों के पूर्वज में पुराने जानकारी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं जिसमें लिखा हर्षचरित, यानी कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर लिखना आपको यहाँ से। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। इसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो आप लोगों के इसके रचयिता वो बाणभट्ट थे और इसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? उनके बारे में जानकारी कहाँ पता चलती है? तो इसका आंसर यहाँ से लिखना आपको। पुलकेशिन द्वितीय चातुर्ष वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसके बारे में जानकारी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशासित से पता चलता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें दिख रहा है पल्लवों व चालुक्यों की राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? जो पल्लव थे उन चालुक्य राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले थे? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा कर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लगा पल्लव तथा चालुक्य राजाओं के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इनकी क्या करना? विशेषताएं लिखनी, प्रमुख विशेषताएं। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं ये हो जाएंगी यहाँ से। जिसमें लगा प्रशासन बड़ी प्राथमिक गाँव होते थे, प्रशासन बड़ी प्राथमिक गाँव होते हैं। दूसरा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। तीसरा स्थानीय प्रशासन में बहुत व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ठीक है। चौथा नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरा कंप्लीट आपके सामने हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। ठीक है। तो हम सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। लोगों इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों को कोई नियमित वेतन है, यहाँ पर वेतन लिखा जी, तो यहाँ पर वेतन लिख देना। ठीक है। कोई नियमित वेतन नहीं था, नहीं दिया जाता था। ठीक है। बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी। दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा अपना खर्च चलाते थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके सामने यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें देखते हैं, जिसमें लगा पल्लव काल में सभा से क्या आशा है, ये अपना कार्य किस प्रकार करती है? मतलब जो पल्लव काल से सभा से क्या आशा है, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हुए पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों का संगठन को सभा कहते थे। मतलब जो पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों को हम संगठन को हम सभा कहते थे। ठीक है। ये सभा सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पल्लवों व चालुक्यों के को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया? तो आंसर हो गए पल्लवों व चालुक्यों के राजाओं को राष्ट्रकूट व चोल वंशों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी वीडियो को रोककर पूरी तरह से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर हत्या करते थे? ठीक है।
तो कुंभला जो प्राचीन काल में पुराने काल में राजा थे तो क्या क्या सामान लेकर चलते थे। तो इसका आंसर होगे प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में सजो समाज लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग आने वाली चीजें जैसे बर्तन, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार के सामान शामिल होते थे। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो को रुक कर अच्छी तरह से पूरी तरह से लिख लेना है। आशा करता हूँ आप लोग जो समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, इस काल में जनसाधारण अगला है, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर लिखना है इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। उदाहरण के लिए कालिदास ने अपने नाटकों को राज दरबार के लिए जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 6वीं की, ठीक कक्षा 6वीं की सामाजिक की अध्याय क्या आपका ये अध्याय 9 आपका पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे आप लोग सामने अध्याय 10 है, ठीक है, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताब है। ठीक, तो ये अध्याय 10 का है, वो इमारतें, चित्र तथा किताबें दिए गए। तो इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो पहले सब खत्म रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पे सही विकल्प जो कि हम इस प्रकार से करेंगे। तो पहला सही विकल्प में हम देखते हैं जहाँ पर लिखा है कांस्य युग का संबंध माना जाता है। तो क्या कांस्य युग का संबंध किससे माना जाता है? तो हड़प्पा काल से माना जाता है, या ऋग्वेदिक काल से, या संगम युग से, या महाजनपद काल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा काल से, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है तोरण शब्द का अर्थ है। जो तोरण शब्द है तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका आंसर लिखना आपको क्या हो जाएगा। तो बताइए, इनमें से आपको पता है तो इसकी जानकारी बता दूं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, तो पहले का आंसर जे है और दूसरे का आंसर जे है, तो दोनों का ए हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लगा है भास्कराचार्य का संबंध था। जो भास्कराचार्य थे उसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था गणित से। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लगा है संस्कृत रामायण के लेखक माने जाते हैं। संस्कृत में जो रामायण लिखी है तो किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपकी वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा है दिया गया चित्र किसका है। जो चित्र आप लोग देख रहे हैं तो ये चित्र किसका है? तो ये हो जाएगा आपका सांची स्तूप का। ठीक है, सांची स्तूप। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प आपके कंप्लीट हो जाते हैं 5। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो रिक्त स्थान कहाँ पर है? जी है। तो अगर आप लोगों ने रिक्त स्थान नहीं भरे हैं तो भर लीजिए। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान को पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे उसका भी दे दूँ। कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आप लोग सामने यहाँ पर आपके पेपर भी लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास भी हो सके। तो उनको भी आप लोग जरूर मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी देखते रहना। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान पहले लगा एक ही विशाल पहाड़ी तराश कर बनाया गया मंदिर कहलाता है। तो इसमें लिखना कैलाश मंदिर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा है अंजता की गुफाओं में की गई चित्रकारी कितने वर्ष पुरानी है? तो आप लोगों के 300 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। तो 300 लिख देना। ठीक है, ई दशमलव पूर्व लिख देना। और हम देखते हैं सी वाला जिसमें लगा है तमिल महाकाव्य में कौन सा आता है? इसमें लगेगा वो मणि भीमेक लाई। ठीक, ये लिख देना है। अगला है, हाँ जाऊँगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लगा है शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं? जो शिल्पकार है उनके नमूने में किस रूप में देखने मिलते हैं? तो इसका आंसर लोगों को यहाँ से लिखना है ऐसे। शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। किन्हीं यहाँ पर लिखा अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाता है आपका महाभारत। ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका रामायण। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जो आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लगा है आज हमें ज्यादा कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हमें ज्यादा कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है आज हमें ज्यादा कथाओं का चित्रण जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में देखने को मिलता है। तो आपका 9वें का आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यहाँ से अंजता की गुफाओं के चित्र वर्तमान में भी चमकदार क्यों है? तो इसका आंसर लिखना है अंजता के चित्र तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह यानी पूरी दुनिया में पृथक स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों एवं पशुओं
पशु आकृति की सजावट का काम तथा बुद्ध एवं विशिष्टों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई है। कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर इस प्रकार से आप आसानी भाषा में अपनी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। जो प्राचीन काल में लगी पुराने कालों में जो स्तूप हुए थे, उन्हें मंदिर हुए थे, उनका निर्माण कैसे हुआ था। तो उनका निर्माण इस प्रकार से हुआ था, लिखोगे प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण पत्थरों तथा ईंटों की सहायता से निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है यहाँ पर आयुर्वेद क्या है, यह पद्धति कहाँ विकसित हुई है। तो इसमें आंसर हेडेड वाला आयुर्वेद वो लिखोगे चिकित्सा की एक प्राकृतिक प्रणाली है। ठीक है, क्या है आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणाली है जिसकी में उत्पत्ति भारत में 3000 साल से पहले हुई थी। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के शब्दों से आयु यानी जीवन और वेद ज्ञान से लिया गया है। इस प्रकार आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा का पूरा आंसर अपनी तरह से लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जिसमें लगा है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में दिन और रात होने का क्या कारण बताए। तो इसका आंसर लिखोगे आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है या डूबता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जिसमें लिखा है प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो इसका आंसर लिखना आयुर्वेद के त्रिमुनि चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट थे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लगा है प्राचीन काल की चिकित्सा की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो इसकी विशेषता लिखनी है। तो इस प्रकार से लिखना है चरक की है प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत इसमें हो जाएगा आपका 4वीं शताब्दी ईस्वी। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया। तो इसका आंसर हुए मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष यानी एक पक्ष की कथा है जिसे कुबेर अल्पकापुरी से निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। कामार्थ यक्ष सोचता है कि किसी की तरह भी हम उस कालपुरी लौटना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से अच्छे से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर आपकी 8 की डब्बे पुस्तक सामाजिक की आपका 10 पार्ट भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने अध्याय 1 से लेकर 10 तक संपूर्ण सोल्यूशन करा दिया है। अब हम लोग इसके आगे आपके अध्याय 1 से 6 तक है जिसमें पृथ्वी हमारी है और इस प्रकार तो इसके आगे वीडियो में ला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें सर इसके आगे का वीडियो लाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।